शहरनामे.com के दफ्तर में आज जनाब हिमांशु वाजपेयी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हिमांशु वाजपेयी साहब का ताल्लुक़ सहाफ़त यानी पत्रकारिता से है और वो मुल्क के बड़े बड़े अखबारात और मैगज़ीन में अपने मज़ामीन छपवाने में कामयाब हुए। ख़ास तौर से उनको उर्दू से लगाव है और वो उर्दू ना सिर्फ अच्छी बोलते हैं बल्कि लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और उनका जो पूरा सोचने समझने का अंदाज़ है वो बहुत ही इनकलाबी और बहुत ही एक शायराना है। फेसबुक के ऊपर और ट्विटर पर ख़ास करके उनके जो अकाउंट्स हैं उसमें लोग बहुत से जुड़े हुए हैं और उनसे लोग मदद लेते हैं शेर व शायरी में, और बरजस्ता शेर सुनाने और बरजस्ता शेर लिखने के वो बहुत ही मशहूर हैं। हमने हिमांशु वाजपेयी साहब से पूछा कि उनको खुसूसी तौर से उर्दू से क्यों, कब और कैसे दिलचस्पी पैदा हुई। जी शुक्रिया। उर्दू से दिलचस्पी कब पैदा हुई ये इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना, क्योंकि ये लगभग वैसा सवाल है कि आप बड़े कब हुए। उर्दू से दिलचस्पी ज़ाहिर है कि जब मुझे अपने शहर पे दिलचस्पी जब पैदा हुई, जब लखनऊ में मेरी दिलचस्पी पैदा हुई, उसके साथ ही जो लखनवी तहजीब के जो बाकी जिन चीज़ों से मिलकर लखनऊ की तहजीब बनती है उन सारी चीज़ों में दिलचस्पी पैदा हुई। तो उर्दू उसका एक अहम हिस्सा था। और उर्दू मेरा ख्याल, मैं उसको एक भाषा के बतौर नहीं, एक पूरी तहजीब, एक पूरी कल्चर, एक पूरी संस्कृति के रूप में देखता हूँ। किसी का शेर भी मुझे याद आ रहा है कि अभी तहजीब का नौहा न पढ़ना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू के साथ जो पूरी एक तहजीब, जो पूरा आचार व्यवहार, जो पूरी रवादारी, जो अखलाक जो जुड़ा हुआ है, जो उर्दू फिराक कहा करते थे कि उर्दू इसलिए पढ़ लो ताकि अफसर बनने के बाद अफसर दिखाई भी दो। तो उर्दू के साथ जो पूरे आदाब जुड़े हैं सिविलाइजेशन के, कल्चर के, इस वजह से मेरी उर्दू में दिलचस्पी हुई। और उसमें लखनऊ में जो कि पैदाइश हुई थी और लखनऊ उर्दू का गहवारा है, इसलिए उर्दू से एक स्वाभाविक लगाव था। आपका वतन लखनऊ है और लखनऊ में भी आप पुराने लखनऊ यानी राजा की बाज़ार के रहने वाले हैं, तो आपने गलियों और जो कूचे और टोले हैं वहीं से काफ़ी उर्दू सीखी होगी। आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ़ है और आपकी शेर व शायरी का जो शौक़ है वो बहुत ही बुलंद है। ये बताइए कि आपने किन किन शायरों के कलाम को पढ़ा है अब तक? शायरों का कलाम ज़ाहिर है कि जब शुरुआत की थी, नौजवानी के दिन थे, तो जैसा ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं कि भाई बशीर बद्र से, जो सहल ज़ुबान के जो शायर हैं उनसे शुरुआत की थी, तो बशीर बद्र हुए, फिर उसके बाद अहमद। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये हुई कि चूँकि बचपन से एक जो हम ऐसे लोगों के बीच में रहे, जैसे पड़ोस में हमारे कृष्णबिहारी नूर हुआ करते थे। अब शायरी तो उनसे हमने कितनी सीख पाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम उनसे जितनी बार मेरी कुछ चुनिंदा मुलाकातें हुई, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि भाई वो जो अच्छा शेर या अच्छे इंसान की जो पहचान होती है वो नूर साहब ने ज़रूर हमें सिखा दी। मुझे याद है कि मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा भाई मुझे शायरी मुझे सीखनी है, मेरी दिलचस्पी है इसमें। तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद आती है, मैं अक्सर कोट करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा भाई तुम वाक़यात करबला पढ़ो या मरसिए पढ़ो। तो मैंने कहा भाई इससे क्या होगा, मुझे तो गज़ल के शेरों में दिलचस्पी है। तो उन्होंने बोला इससे तुम्हारा दिल बड़ा होगा, और शायर का दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो मरसियों के हवाले से या वाक़यात करबला के हवाले से नूर साहब जो हमें सिखाना चाह रहे थे वो ये था दरअसल कि जो मुख्तलिफ कल्चर हैं उनमें आपकी दिलचस्पी जब होगी तो आप उनसे मेल मिलाप की भी आपके अंदर एक रुचि जागेगी, और उसके बाद आप ऐसी शायरी कर सकेंगे जो समाज के लिए थोड़ी सी लाभदायक होगी। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ। तो फिर अहमद फराज और शकील बदायूनी, फिर फैज़, साहिर, मजाज और गालिब और मीर, तो खैर अभी मैं उनको पढ़ने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि किसी दिन मैं उनको समझ पाऊँ। अभी तो मतलब तिफले मकतब ही कहूँगा मैं अपने आप को। तो इस तरीके से ये पूरा सिलसिला अभी भी जारी है। अभी सुना ही है कि आप कुछ फिल्में भी लिख रहे हैं या बात चल रही हैगी, तो और क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? फिल्म एक ज़रूर है, उसके मैं डायलॉग्स लिख रहा हूँ। वो हमारे दोस्त हैं लखनऊ के रहने वाले, मुंजिर। तो मुंजिर की कहानी है वो, तो बहुत बहुत खूबसूरत कहानी है, उर्दू ज़बान की कहानी है, और एक ऐसे बुज़ुर्ग की कहानी है जो उर्दू में दिलचस्पी रखता है, उर्दू का मद्दा है, उर्दू का शहदाई है, लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें उर्दू में लगातार जो उर्दू की स्थिति ख़राब हुई है, जो उर्दू से लोग दूर जा रहे हैं, तो उसका जो अपना द्वंद्व है, उसकी जो अपनी पीड़ा है, वो उसकी तर्जुमानी वो फिल्म करती है। तो उसके डायलॉग्स में लिख रहा हूँ, तो अभी तो चल ही रहा है वो काम। एक आम तौर से ख्याल समाज में ये बहुत बलवती रहता है कि उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो नागरी होना चाहिए,
क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू की स्क्रिप्ट अगर देवनागरी होनी चाहिए तो फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई अंग्रेजी की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन, मतलब वो रोमन ना हो के वो नागरी हो जानी चाहिए, या हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन हो जानी चाहिए। तो दरअसल एक जबान, मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक जबान सिर्फ एक जबान नहीं है, वो एक पूरा कल्चर है, और कल्चर को समझने का, कल्चर से मोहब्बत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो उसे जब आपको समझना है तो मुकम्मल तौर पे जब आप उर्दू की स्क्रिप्ट के साथ उसे समझेंगे तब आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी कि भाई आपका तलफ़ुज़ अपने आप बेहतर हो जाएगा। आप कितने सारे शेर हैं, कितने सारे खेल हैं उर्दू में जो आपको जब उसकी स्क्रिप्ट आएगी तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए ये मतलब किसी हद तक एक हिस्से से इसके मैं सहमत हूँ कि उर्दू की स्क्रिप्ट अगर उर्दू के शायर नागरी में छपे तो वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, यहाँ तक मैं सहमत हूँ। लेकिन वो एक प्राइमरी स्टेज हो सकती है कि दिलचस्पी जगाने के लिए उर्दू में, कि भाई गालिब को अगर मैंने नागरी में ना पढ़ा होता तो शायद इतनी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन एक बार जब मैंने पढ़ लिया तो मेरा ये मन हुआ कि मैं उन्हें उर्दू में पढ़ूँ। या कितने सारे ऐसे राइटर्स हैं जो नागरी में उपलब्धि ही नहीं है। अब जब मुझे उन्हें पढ़ना था तो मुझे फिर जाहिर है कि उर्दू स्क्रिप्ट सीखनी पड़ी। जैसे कि मुश्तबा हुसैन जो तंज़ो मिज़ाह के बड़े अदीब हैं, उनको मुझे पढ़ना था, वो हिंदी में मौजूद नहीं थे उस वक्त तक। मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ना था, वो हिंदी में नहीं, नागरी में नहीं मौजूद थे। रतन शरशार नागरी में नहीं मौजूद थे। तो इस तरह से अब ये पूरा खजाना आप पे तभी खुलेगा जब आप उर्दू को उसकी स्क्रिप्ट के साथ पढ़ना सीखेंगे। हिमांशु जी, आप पीएचडी कर रहे हैं मुंशी नेवल किशोर पर। मुंशी नेवल किशोर का ताल्लुक़ लखनऊ से था और एक ज़माने में वो वाहिद प्रेस था जिसने हज़ारों सैकड़ों तादाद में अरबी, फ़ारसी, उर्दू की किताबें और मखतूतात छापे। आप कुछ अपने पीएचडी के बारे में बताइए जो आप मुंशी नेवल किशोर पर कर रहे हैं। जी, मेरी पीएचडी जो है वो नवल किशोर प्रेस का एक अखबार था उर्दू का, अवध अखबार, जो कि 1858 में शुरू हुआ और 1950 तक छपा। तो उस अखबार की राष्ट्रीय चेतना के विकास में क्या योगदान था, क्या उसकी भूमिका थी, इस बात की पड़ताल मेरी पीएचडी करती है। तो चूंकि वो अखबार उर्दू का था और 1858 में शुरू हुआ और 1950 तक चला, तो पूरा जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी उससे शुरू और आज़ादी के बाद तक वो अखबार चलाया, तो पूरा जो दौर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वो उसको देखता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट अखबार है वो। और चूंकि लखनऊ का या नॉर्थ इंडिया का पहला उर्दू डेली था और बहुत पॉपुलर अखबार था पूरे इंडिया में, मतलब गालिब उसमें एज ए कॉलमिस्ट लिखते थे और गालिब वैसे भी बहुत इज्जत करते थे नवल किशोर की। तो वो अखबार जो है वो एक तरीके से जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, या जो राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसित हुई है इंडिया में, और उर्दू अखबारों का और उर्दू पत्रकारिता का उसमें क्या रोल है, हिंदी उर्दू जो पूरा विवाद अगर जिस तरीके से कहा जाता है तो उसमें वो अखबार किस तरीके का रोल प्ले करता है, उन सारी चीज़ों की पड़ताल ये पीएचडी करती है। और चूंकि अवध अखबार या नवल किशोर के साहित्यिक अवदान पे बहुत बात हुई है, लेकिन सोशो पॉलिटिकल प्रोफाइल अवध अखबार का क्या था या खुद नवल किशोर की किस तरह की भूमिका थी राजनीति में या राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, इसकी पड़ताल होना अभी बाकी है। तो यही मेरी जो पीएचडी है वो इसको देखती है। और मेरा एक इंटरेस्ट भी था, जो कि मैं वर्धा गया, वहाँ वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदी के लिए है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट था कि लखनऊ को लेके हम कुछ काम करें। नवल किशोर पे हम काम बहुत दिन से करना चाहते थे। पत्रकारिता में रहते हुए मैंने उनको पढ़ा और उन पे स्टोरीज भी की। तो फिर मैंने ख़ास तौर पे इस पीएचडी के काम के लिए उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा और दुनिया भर का जो पूरा जो स्टडी मटेरियल था वो कलेक्ट किया और विद्वानों से बात की, और उसके बाद अब ये काम चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या निकल के आता है। बहरहाल नवल किशोर को जानना यूं भी बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ वालों के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी प्रेस थी जो एक ज़माने में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रेस थी, जिसमें 1,93,000 पेजेस रोज छपते थे और तकरीबन अपने 92 साल के जीवन काल में उस प्रेस ने 20,000 किताबें छापी। और दुनिया के जो बड़े बड़े जो क्लासिकी हमारे शोरा हैं उनके सबके दीवान पहली बार ज़्यादातर के नवल किशोर प्रेस से ही छपे, चाहे वो बहादुर जफर का दीवान हो, डाक का दीवान हो, फाजिल शाह अख्तर का दीवान हो, ये सारे के सारे। इसके अलावा जो ट्रांसलेशंस हैं उनमें बहुत बड़ा, मतलब कम से कम 100 ग्रंथ ऐसे होंगे संस्कृत के जिनका उर्दू अनुवाद नवल किशोर प्रेस ने छापा है।
और उसमें जाहिर है कि चकबस्त ने जो रामायण का तर्जुमा किया था वो भी था, मुनव्वर लखनवी ने जो गीता का तर्जुमा किया था वो भी नवल किशोर प्रेस से छपा था, और इसके साथ फसाना आज़ाद जो रतन शहसार की जो किताब थी वो भी धारावाहिक तौर पे अवध अखबार में छपी। तो इस तरीके की खिदमात हैं उनकी। और ख़ुद गालिब अपने एक लेटर में अपने एक दोस्त को लिखते हैं कि भाई नवल किशोर का क्या कहना, जिसका भी दीवान छापा उसे अर्श पे पहुंचा दिया, और लुत्फ़े मुजस्सिम कह के खिताब करते थे वो नवल किशोर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं लखनऊ की हिस्ट्री के, इंडिया के हिस्ट्री के, और उस तरीके का काम उन पर नहीं हुआ। तो देखिए मैं कितना कोशिश में इसमें कामयाब हो पाता हूँ इस तरीके का। हिमांशु साहब, शायरनामा से गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते चलते हम चाहेंगे कि आपको जो सबसे खूबसूरत शेर हो, जिसमें इनकलाब भी हो, रूमान भी हो और समाज का दुख दर्द भी हो, कोई ऐसा शेर अगर याद हो तो ज़रूर सुनाइए। अहमद फराज की एक बहुत उम्दा नज़्म है मुहासरा, उसका एक हिस्सा जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं सुना देता हूँ कि मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबुक्सर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे, मेरा कलम नहीं औजार उस नकब्जन का जो अपने घर की ही छत पर शिगाफ डालता है, मेरा कलम नहीं उस दुज़्द नीम शब का रफ़ीक जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है, मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है, मैं कट गिरों के सलामत रहूँ यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफ़र राएगा न जाएगा, मेरे कलम का सफ़र राएगा न जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शायरनामा.com आपके प्रोजेक्ट के लिए नई ख्वाहिशात आपको देता है। खुदा आपको जी, कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आदाब। बहुत शुक्रिया।